The Standard College. Connect with the network of success. Pride of the Standard College. The Standard Girls College, a trusted name for the bright future of your child. Admission open. MSc IT, MSc Zoology, Mathematics, Physics, Mass Communication, MCom, MBA, MA English, Islamic Studies, Education, Economics, BS Zoology, Botany, Chemistry, Physics, Maths, BS Information Technology, Computer Science, English, Economics, Fine Arts, SC, BA, BCom. The Standard Girls College, Paris Road, Boys Campus, Circular Road, Hajipura Campus, Hajipura Road. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. MSc Physics Part 2 in subject of All-State Physics 2. Now we will talk about the Lagrangian theory for the diamagnetic materials. In the remaining lectures we will discuss all the topics according to the past papers which are given in the previous papers of the theory paper of MSc Part 2 SSP 2। यानी कि अब जितने भी हम लेक्चर्स डिस्कस करेंगे उसमें हम जो 5 से 6 साल के पेपर्स हैं यूनिवर्सिटी के उनके अकॉर्डिंगली जो उनके सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जो हमने सबसे पहले हम ये सेक्शन डिस्कस करेंगे जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वाला है। इसमें बोर्ड के जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम 1-2 लेक्चर के अंदर 3 लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे। फिर उसके बाद इससे प्रीवियस जो सेक्शंस हैं पहले वाले उनको भी हम इसी तरह से ही डिस्कस करेंगे। तो आपका मसला मसाइल हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए हो। ठीक है, तो अभी हम ये जो सेक्शन हमने पढ़ा था रिसेंटली उसके रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने टॉपिक लिया जिसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं वो है लैग्रेंजियन थ्योरी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी लैग्रेंजियन क्लासिकल थ्योरी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आप कह सकते हैं इसको। तो इसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की क्या हैं या मटेरियल्स के अंदर डायमैग्नेटिज्म कैसे आती है, इस चीज में क्वेश्चन है कुछ, इसका आपको आंसर देंगे। फिर इसके बाद डेरिवेशन है उसका आंसर देंगे। इसके पहले मैंने पॉइंट बनाए हैं, उन पॉइंट को देखें, फिर उसके अलावा टू दी पॉइंट इसका आंसर बताता हूँ। तो सबसे पहले ये पॉइंट क्या है, यानी लैग्रेंजियन थ्योरी को जब आपने डिस्कस करना है तो उसमें पॉसिबल क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले क्यूरी ने प्रपोज किया 1895 में डायमैग्नेटिज्म के बारे में। उसके बाद 1905 में लैग्रेंजियन जो है he proposed the theory of diamagnetic and paramagnetism। फिर 1906 के अंदर वेस proposed the theory of diamagnetism paramagnetism। ठीक है, ठीक ठाक। हाँ फिर मैं कहना है बारिश बड़ी है तो फिर अज नहीं आया जाना गया जो बच्चा जो तो निकलिया आप पानी बड़ा है अज फिर रहन दो। मैं सुबह का बैठा वेट करना पाया 7 बजे तक बारिश रुकती है तो मैं जावा, लेकिन अज मैं वेखना पाया वा नैट से कि बारिश तो 1 बजे तक उन्होंने दसी घर बह के कहो पढ़े। फिर आगे सुख कोई लगी तो मैं फिर चक्कर लावा, नहीं तो फिर सुबह सही। ठीक, तो हम सबसे पहले थ्योरी देख रहे हैं कि किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, इसकी थ्योरी क्या है। तो उसमें वेस प्रपोज द थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म एंड इन 1920 के अंदर फिजिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म वाज डेवलप्ड विद थ्योरीज इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड एक्सचेंज इंटरेक्शंस, यानी दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम थ्योरी फॉर द पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले के जो सोर्स होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के किसी भी एटम के अंदर, एक फ्री एटम है ना, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल सोर्सेज फॉर द मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिज्म
इन ए फ्री एटम। तो वो 3 हो सकते हैं। वो 3 सोर्सेज क्या हैं? इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो सकती है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो अबाउट द न्यूक्लियस, यानी कि जब न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स के अंदर तो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है, वो भी यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का बायस बनता है। मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, दैट मींस कि मैग्नेटिज्म आएगी इसमें। चेंज इन द ऑर्बिटल मोमेंट इंड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फील्ड, या बाहर से फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो ऑर्बिटल मोमेंट था पहले वो चेंज होगा, ये भी इफेक्ट हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट को। ये 3 सोर्सेज है, ठीक है। अब इनमें से कौन से डायमैग्नेटिक चीज को शो करते हैं और कौन से, ये तो एक फ्री एटम के लिए है ना, कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी है, ऑर्बिटल मोशन भी है, और बाहर से फील्ड अप्लाई तो ऑर्बिटल मोशन डिस्टर्ब भी हो सकती है। तो पहले जो 2 हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन और जो ऑर्बिटल मोशन है अबाउट द न्यूक्लियस, दैट गिव राइज टू पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और जो थर्ड वन है, यानी कि ऑर्बिटल मोशन जब चेंज हो जाती है, बाहर से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो इसको हम डायमैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन कहते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, इसमें होता क्या है कि इफेक्ट्स होती हैं मोमेंट्स, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो यही मैग्नेटिज्म है। तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। लेकिन डायमैग्नेटिक बिहेवियर में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, तो जिससे नेट मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाती है। तो इस बिहेवियर को डायमैग्नेटिक बिहेवियर कहते हैं, ठीक। अब इसको ड्राइव कैसे करना है, इसके पॉइंट्स देख लें। हम अगर सीजीएस सिस्टम यानी सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम में देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इसके 2 हिस्से हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटाइजेशन पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को सिंपली म्यू एम भी हम लिख सकते हैं। ये म्यू एम में हमने कुछ चीजें जो है वो मैग्नेटाइजेशन की जगह हमने म्यू ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर ली हैं, ठीक है। यहाँ एम जो होता है मैग्नेटाइजेशन जो होती है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एम होता है। एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंट वे में देख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम के हवाले से और स्पिन के। थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, मैं देखता हूँ अभी। कौन? हाँ सुलेमान यार, आपका नंबर भी नहीं था उस दिन सेव किया, तो अब मैं सेव भी कर लेता हूँ। जी बेटा, हाँ बारिश ही हो रही है आज, आप ना आए, पानी होगा उधर, तो आगे बैठ के तैयारी करें। अपना व्हाट्सएप वाला नंबर जो है वो मुझे मैसेज कर दें, बाद अगर बारिश हो जाए तो बंदा फिर आपको ऑनलाइन सेंड कर देता है वो चीज। हाँ मैंने अभी लेना था यार, तो अभी एक तो सोच रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन सेंड कर दूं, लेकिन सबके पास फैसिलिटीज नहीं होती। आप पास अगर हैं तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप करें बैठ के घर में, नहीं तो फिर तैयारी करें, कल ले लेंगे क्या। हाँ जी, आज मैंने जाना, लेट जाऊंगा, बारिश 1 बजे तक, तो उन्होंने बारिश बताई है। तो ये नंबर आपका परमानेंट है, मैं सेव कर लेता हूँ इसको। हाँ जी, नहीं वो नाम वगैरह लिख के भेजेंगे तो तब मुझे पता चलना है ना। नहीं आप उसमें मैसेज एक करें, मैसेज में सलमान लिखें, ठीक है, और साइन अप लिखें, और यहाँ अपना एक ग्रुप बिल्टअप कर लें आप। अपने जो है ना दोस्त जो पढ़ने आ रहे हैं आपके पास, उनका एक ग्रुप बना लें आप, नंबर कल ले लेना ना सबसे, तो फिर मैं आपको मैसेज शेयर करूंगा तो आप आगे जो है ना उनको कर देना, ठीक है। और फैजान शहजाद भी आपके साथ ही आता है? हाँ तो कल नहीं आया है, खैरियत है, उसको बता देना कि अभी मैं अगर शेयर करता हूँ पेपर तो बैठ के घर में करें अभी, ठीक है, या फिर चीजें सेंड करता हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
दरवाजा साहब मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हम रिव्यू कर रहे थे अभी ना इसकी थ्योरी जो है क्लासिकल थ्योरी। तो उसमें हमने देखा ये जो स्मॉल है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये मेन रोल प्ले करता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये एंगुलर मोमेंटम के हवाले से अगर देखें ऑर्बिटल जो मोशन होती है उसमें ये किसके इक्वल होता है E/2m समेशन आई आर आई मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट है इसका पी आई का, यानी कि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है आर क्रॉस पी। आई इसलिए लिखा हुआ है एक पार्टिकल तो नहीं होगा, एक एटम तो नहीं होगा, ज्यादा होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और इस आर क्रॉस पी को अगर मैं एल से एंगुलर मोमेंटम से लिख लूं और ये जो चीज है इसको म्यू बी से रिप्रेजेंट कर लूं E/2m को, तो ये म्यू बी जो है ये बोहर मैग्नेट्रॉन को शो करता है। इस तरह स्पिन वाला जो पोर्शन है इसका स्पिन में, तो ये म्यू बी जी सिग्मा एस आई में तो स्पिन एक एटम की तो नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो नहीं है, ज्यादा है। ये न्यूक्लियाई जो है उनकी भी स्पिन है, तो ये न्यूक्लियर की स्पिन जो है वो कम होती है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन की स्पिन को ही मैटर करते हैं। ये उनका समेशन है, ज्यादा होंगे, उसको हमने कैपिटल एस लिख लिया और इसको कैपिटल एल। ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है और ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो जे नॉट जो है ये जे फैक्टर है और म्यू बी बोहर मैग्नेट्रॉन है। ये देखें म्यू बी है, इसमें एल साथ आया और इसमें जे फैक्टर भी साथ आ गया। तो ये लिखा हुआ है बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, ये E/2m है, तो ये 9.27 × 10⁻24 जूल पर टेस्ला है। 1 टेस्ला यू नो दैट के 1 वोल्ट सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। और इलेक्ट्रॉनिक जो जे फैक्टर है इसकी वैल्यू 2.0023 के इक्वल होती है। अब इसकी ये ज्योमेट्री भी आपको दिखाई गई है, ज्योमेट्री में देखिएगा जरा कि ये जो ऑर्बिटल मोशन को शो किया गया है वेलोसिटी इसकी v है और यहाँ पे स्पिन को शो करवाया गया है। तो एल और एस आर क्वांटम ऑपरेटर्स, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और स्पिन ऑपरेटर आर क्वांटम ऑपरेटर्स विद नो बेसिस इन द क्लासिकल फिजिक्स। ये इस चीजों को आगे डिस्कस इंक्लूजन में लिया गया है। तो theory of magnetism we first work by the Paul Lagrangian in 1905. Can negative magnetism present in an applied field even though the material is composed of atoms that have no net magnetization? ये सस्पेसिबिलिटी की वैल्यू जो है नेगेटिव आती है, नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन का ये मतलब है। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इक्विवेलेंट करंट इन द लूप, फैराडे लॉ के मुताबिक जब करंट जो है फ्लो करता है किसी वायर के अंदर यानी लूप के अंदर, तो ईएमएफ जो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो किसके इक्वल होती है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और नेगेटिव साइन क्या भी आपको वहां से फैमिलियर है। अब आप कंसीडर करें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका लूप है, जब वो रोटेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है सर्कल में, वो एक लूप बनाएगा। कंसीडर सर्कुलर लूप विद रेडियस इसका जो है आर ले लिया और इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फील्ड हमने इसके ऊपर किया, ये देख रहे हैं इनटू द पेपर या आउट ऑफ पेपर आपने ये अप्लाई किया है बाय एन अमाउंट डेल्टा यू नेगेटिव डायरेक्शन। ये 3 डायरेक्शन है, यहाँ पे ये रेडियल है डायरेक्शन है, ये म्यू आउट ऑफ है, ये इन है, ये यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इनटू द पेज आउट ऑफ पेज, 2 डिफरेंट डायरेक्शन, ये यानी ये म्यू और एच एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, और आर इनके परपेंडिकुलर है। तो ये साई जो है सस्पेसिबिलिटी को शो कर रहा है, ये माइनस एन ए एवोगाड्रो इंटू डेंसिटी है ई स्क्वायर जी और ए को शो कर रहा है, ये आर स्क्वायर मीन रेडियस है, ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इन चीजों को, मीन रेडियस का ये स्क्वायर है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए सिंगल ऑर्बिट जो है दैट इज गिवन बाय, ये यहाँ पे ना लेंथ है जो मिसिंग है, एनर्जी दैट एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, ये फिर ए ओवर चेंज इन लेंथ है डी एल यानी कह लें इसको। और ये जो एलिमेंट है यानी कि जो लूप का सर्कुलर लेंथ है वो है, ये सर्कुलर लेंथ 2 पाई आर होगी, सर्कल में 2 पाई आर का इक्वल होता है। सर्कमफ्रेंस पूरी लेंथ जो है टोटल एक सर्कल में जब मूव करता है
इलेक्ट्रॉन। तो DH और DT क्या चीज है? मैग्नेटिक जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसका टाइम डेरिवेटिव है। एरिया पाई आर स्क्वायर होगा सर्कुलर लूप का, और उसकी जो लेंथ होगी सर्कल की 2 पाई आर होगी। ये कैंसिल वगैरह कर लें, पाई पाई से कैंसिल, एक आर कैंसिल, R/2 पाई रह जाएगा और DH और DT आ जाएगा हमारे पास। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपके पास ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप E यानी फोर्स के इक्वल कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है QE होती है, Q की जगह यहाँ पे E आएगा आपके पास, और नीचे आपके पास MC आ गया। ठीक है, तो E की वैल्यू आप इलेक्ट्रोमोट इस E की वैल्यू जो ये आई है, ये आप यहाँ पे E की वैल्यू प्लग कर दें तो आपके पास तो -ER/2MC आ जाएगा DT। यहाँ पे फिर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको वॉल्यूम के लिहाज से, तो हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू -ER/2MC H आ जाएगा। ये डेल्टा U जो है, म्यू जो है, सॉरी म्यू, ये ER/2C डेल्टा V आ जाएगा। डेल्टा V की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये प्लग करेंगे तो प्लेन ऑफ द ऑर्बिट इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फील्ड, सो ऑल द पॉसिबल ओरिएंटेशन इन द हेमिस्फीयर के अंदर जो पॉसिबल ओरिएंटेशन है R² sin² R², ये चीज इसमें वैल्यूज ये प्लग करेंगे साइन थीटा वगैरह की तो कैंसिल हो जाएंगे फैक्टर्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन विद कंसीडरेशन ऑफ ऑल पॉसिबल ओरिएंटेड ऑर्बिट्स डेल्टा U ER/2E डेल्टा V -E² R² 6MC² H। तो फॉर एन एटम दैट कंटेन्स Z इलेक्ट्रॉन्स अगर हों तो फिर Z को इंक्लूड करें, उन सब का सम कर लें, तो चेंज इन जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट विल बी गिवन बाय -E² H/6MC² R²। तो यहाँ पे R मैटर, R इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो n n जो है यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम के हवाले से देखें तो ये एवोगाड्रो नंबर को शो कर रहा है, ये डेंसिटी है, ये एटॉमिक मास नंबर है। ऑन द वॉल्यूम बेसिस देखें डेल्टा U n/A डेंसिटी इंटू E² 6MC² समेशन RI² इंटू फील्ड स्ट्रेंथ। सस्पेसिबिलिटी इसकी ये आ जाएगी हमारे पास, ये क्लासिकल लैंग्वेज रिजल्ट है। और एक एग्जांपल ली है यहाँ पे कि अगर हमारे पास कार्बन हो जिसका रेडियस 0.7 होता है तो ये वैल्यूज इधर प्लग करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? -1.5 इंटू 10⁻⁴ EMU सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी -1.1 है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये तकरीबन एक दूसरे के करीब है। तो ये देखें नेगेटिव आ रही है सस्पेसिबिलिटी, ये नेगेटिव सस्पेसिबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, तो कार्बन डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। एक एग्जांपल दे दी आपने, ये वाली डेरिवेशन करना है, ठीक है कर लें। अगर मुश्किल लग रही है तो उससे आगे फिर मैंने टू द पॉइंट भी आंसर लिखा है, सवाल लिखे तो टू द पॉइंट आंसर लिखा है। ये मैंने जनरल दी है कि डिफरेंट आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइडियाज आपको आ गए। यहाँ पे ज्योमेट्री जो है मैटर करती है डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, क्लासिकल थ्योरी को जब आप डिस्कस करेंगे। इसमें और भी व्यूज हैं कि agreement between the calculated and experimental values for the other diamagnetic material is generally not that good। और सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी ही एग्रीमेंट हो, ये थोड़ी सी डेविएट भी कर सकती हैं, ये आप कर्व में दे सकते हैं, कुछ वैल्यूज बहुत दूर है, फर्क भी आता है। तो but it is at least within an order of magnitude। The classical theory of Lagrangian is a good example of the use of simple atomic model to quantitatively explain the bulk properties of the material। Negative susceptibility magnitude 10⁻⁻15 से लेके 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल होती है। Other considerable is that के size independent of the temperature for most diamagnetic material के लिए temperature independent होती है। लेकिन क्वांटम थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म रिजल्ट्स इन द सेम एक्सप्रेशन, उसमें भी इसी तरह का एक्सप्रेशन आता है, वो तो बाद में देखेंगे उसका क्वेश्चन। अब जी ये यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है, यूजिंग द लैग्रेंजियन क्लासिकल ट्रीटमेंट शो दैट द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू ए डायमैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चन लिया गया है। यूजिंग द लैग्रेंजियन क्लासिकल ट्रीटमेंट show that orbital motion of electron gave rise to a diamagnetic susceptibility under the influence of applied magnetic field B या H भी दिया जा सकता है।
एक और जगह क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ था, यूज लैंग्वेज इन क्लासिकल ट्रीटमेंट टू शो दैट ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू ए डायमैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक। ये रिपीट हो रहे हैं, मैंने दो को बस पिक किया वहां से, और जगह पे भी इंप्रूव इसी तरह से रिपीट हुई है स्टेटमेंट, तो इससे हट के कोई स्टेटमेंट इसकी पूछी नहीं जाएगी। अब इसका आंसर आपने क्या लिखना है ये जरा देख लें। अब ये जो आंसर है टू दी पॉइंट अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन इसको फॉलो अप करें। ये आपकी किटल की बुक से भी देखें कि वहां पे लैंग्वेजिन डायमैग्नेटिक इक्वेशन दी है कि डायमैग्नेटिज्म इज एसोसिएटेड विद द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कि डायमैग्नेटिज्म का चार्जेस से ताल्लुक है। तो पार्शियली टू शील्ड द इंटीरियर ऑफ ए बॉडी फ्रॉम एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंगली वी आर फैमिलियर विद द लॉरेंट्ज लेंज़ेस लॉ कि when flux through any electrical circuit is changed and induced EMF is created, induced current is created in a opposite direction to the applied current. So unusual treatment of the diamagnetic atoms and ions employed the Larmor theorem, क्योंकि जब वो सर्कल में मूव करता है तो लार्मर रेडियस होता है उसका, ठीक है। तो इन मैग्नेटिक फील्ड द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल न्यूक्लियस इज टू द फर्स्ट ऑर्डर टू इन मैग्नेटिक फील्ड बी the same as is possible motion in the absence of the B except for the superposition of the precision of the electrons with angular frequency। तो ये angular frequency आप इस रिजल्ट से फैमिलियर है, CGS सिस्टम में इस तरह से लिखा हुआ है, SI सिस्टम में ये है इसकी इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू EB ओवर 2MC। जब ये नहीं कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करता है तो उस दौरान ये EB, अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाई करें, ये वो है, E इसका एलिमेंट्री चार्ज है, 2 जो है कांस्टेंट है, M जो है उसका मास है, C स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन इसमें स्पीड ऑफ लाइट नहीं, इसमें EB और 2M आ जाएगा। SI सिस्टम की बात करें, CGS सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें CB आ जाता है, ये फर्क है दोनों में। तो ये इक्वेशन आपने लिखनी है, इनमें से जो लिखना है आप लिख लें शॉर्ट सा, लेकिन ये इक्वेशन आपने लाजमी लिखनी है कि लार्मर रेडियस जब ऑर्बिटल मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, ये उसके लिए है। उसके बाद जी लार्मर प्रेसिजन ऑफ Z इलेक्ट्रॉन, अगर एक की बजाय ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, is equivalent to the electronic current। करंट क्या होती है? चार्ज इनटू रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? -GE, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, उसमें -E होता है, इसलिए -GE लिखा है इधर। G की वैल्यू तो पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम उसकी वैल्यू ये दी गई है 1/2 पाई डॉट EB ओवर 2M। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, सॉल्व कर लें, ये वैल्यू अगर यूज होनी है करंट के अकॉर्डिंगली ही आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट आना है ना। तो मैग्नीट्यूड, ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट लूप का, दैट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ लूप। यानी कि ये करंट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपने करंट को और एरिया ऑफ लूप को मल्टीप्लाई करना है। आपके पास ये आ गया जी करंट, तो इसको एरिया ऑफ लूप से मल्टीप्लाई करें। अब एरिया ऑफ लूप में हम मीन स्क्वायर रेडियस यूज करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम मीन वैल्यू को ले रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये आप यहाँ पे इस इक्वेशन में एरिया की वैल्यू भी डालेंगे और ये करंट की वैल्यू भी डालेंगे, एरिया यहाँ पे पाई राव रेडियस का स्क्वायर है ये, लेकिन मीन वैल्यू लेनी है हमने। तो जब ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास आ जाएगा म्यू -GE स्क्वायर B ओवर 4M मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रेडियस। ये है इसका ऐसे सिस्टम में। जब CGS सिस्टम की बात करेंगे तो बस इधर C स्क्वायर साथ ऐड हो जाएगा, बाकी वैल्यूज उसी तरह है। तो ये इक्वेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दें आप कि यहाँ पे ये मीन स्क्वायर वैल्यू है रेडियस की, अगर ये 2D में है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल होगा। ये मीन स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड एक्सिस है थ्रू द न्यूक्लियस। तो ये जो मीन स्क्वायर है डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगर ये 3D में हो तो Z स्क्वायर इसमें आ जाएगा। फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वी हैव, अगर स्फेरिकल कंडीशन लगा दें, स्फेरिकल सिमेट्रिक कंडीशन की हम कंडीशन लगा दें, तो फिर x का जो स्क्वायर है या y का स्क्वायर है ये इक्वल होंगे। तो आप इन सब की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। वो 3/2 कैसे आया? एक्चुअली ये जो है राव स्क्वायर ये 2D के लिए है, ये एक सर्कल के लिए है। सर्कल में जब मूव कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन,
तो जब आप इसकी जगह भी, ये तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसकी जगह भी एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पे जो ये डेंसिटी की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जानी है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर आ जानी है। ठीक है, जब आप इसको स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्लग करेंगे और इसके अंदर भी सारे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इधर से 3x स्क्वायर आ जाना है और यहाँ से आपके पास 3x स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे जो थी उसमें प्लग करें, उनको आपस में इंटरलेट करें तो आपके पास r स्क्वायर 3/2 राव स्क्वायर आ जाएगा। और ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये जो स्लाइड है ये सारी शामिल करनी है आपने अपने आंसर में, ये मेन चीजें हैं। फिर उसके बाद जी, यानी ये मैं बता रहा था आपको, उसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा सा इसका हिस्सा है। अब वो जो इक्वेशन 4 है, डायमैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम इफ n इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो सस्पेसिबिलिटी NU ओवर B आएगी, यानी एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट ओवर फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जो आपने अभी वैल्यू निकाली है म्यू की, ये लास्ट, ठीक है, इसको B से आप डिवाइड करें, B कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, ये सस्पेसिबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी -NZE स्क्वायर ओवर 6MC स्क्वायर। ये CGS सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम है, बस C स्क्वायर नहीं आएगा, बाकी इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, एन म्यू नॉट NU वही चीज है। तो ये देखें, दिस इज द क्लासिकल लैग्रेंजियन रिजल्ट, बस इतना ही आपने लिखना है। तो ये इसमें ये क्वेश्चन था हमारे पास और इसके आंसर में ये आपने स्टार्ट लिया कि ये स्लाइड लिखनी है, एक ये और एक ये, तो इतना आपका आंसर होगा ये डेरिवेशन का। इसको ओवर एक्सपेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो मैंने लेक्चर आपको दिया था ड्यूरिंग इसी पोर्शन को जब स्टार्ट किया, वहां पे मैंने ज्योमेट्री भी बनाई है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम और डिटेल में इसकी जाएं, कि इस क्वेश्चन को अगर हट के कोई पूछ लें या इसमें से और क्वेश्चन बन जाए, तो उसके लिए भी मैं आगे डिस्कशन कर देता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही काफी है। अब एक क्वेश्चन और भी शॉर्ट है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा, देखिएगा जरा। ये मैंने फर्दर किया है कि अगर और क्वेश्चन हट के आ जाए, MCQs आ जाए, तो उसको आपने कैसे टैकल करना है। यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी इसमें आपको मिल जाएगा। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म इन ए फ्री एटम। तो हमने पहले शुरू में देखा ही है ना, डायमैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या था, कि तीन तरह की, एक फ्री एटम के अंदर तीन तरह की मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकता है। मैग्नेटिक मूवमेंट हमने देखा कि उसके अंदर स्पिन भी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उनकी ऑर्बिटल मोशन भी होती है, फिर बाहर से फील्ड अप्लाई करें तो उनकी ऑर्बिटल मोशन इफेक्ट होती है, तो वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, ओरिजिन है डायमैग्नेटिज्म। अब इसको यहाँ पे डिटेल में देखेंगे और बहुत सारे जो क्वेश्चन अगर MCQs टाइप भी आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं या कोई और थ्योरी, उसको यहाँ पे फिर एक और एंगल से हम देखते हैं। लेकिन अभी आंसर इसका भी आपको मिल जाएगा इसमें। ये और एंगल हमारा क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए फ्री एटम हैज थ्री प्रिंसिपल सोर्सेज, ये ऑलरेडी जो पढ़े हैं। द स्पिन विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर एंडोड, ठीक है, स्पिन करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस, द चेंज इन द ऑर्बिटल मोमेंट इंड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड की वजह से ऑर्बिटल मोमेंट में इंडक्शन हो जाती है, चेंज हो जाती है। Magnetic properties of solids. Materials have intrinsic magnetic dipole moment. जो सारे मटेरियल हैं उनके अंदर इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। और दे हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स इंड्यूस्ड इन टर्म्स बाय एन अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो इंडक्शन की वजह से भी जो है वो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, the elementary magnetic dipole moments whether permanent या induce होते हैं will act to set up a field of the induction। यानी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं पहले से तो उनका अपना एक फील्ड होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, लेकिन बाहर से फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ तो उसकी डायरेक्शन में लाइन होगी, अपोजिट वाली लाइन हो सकते हैं। तो whether permanent or induced we will set a field of induction of their own that modify the original field। The magnetic dipole moments are the source of magnetic induction। अब यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ये जो अप्लाइड फील्ड है, ये दो तरह से है, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M।
यहाँ म्यू नॉट तो आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जो मैग्नेटिक फील्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है 4.10⁻⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है। H जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, म्यू नॉट मैग्नेटिक कांस्टेंट है, और M जो है मैग्नेटाइजेशन है, ये फील्ड की जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है एक्चुअली पर यूनिट वॉल्यूम। So for a certain magnetic materials, it is found empirically that the magnetization is proportional to the magnetic field strength. अब magnetization depends upon the magnetic field strength, magnetic susceptibility. So psi is greater than the paramagnetism and psi is less than the diamagnetism. यानी कि जब psi की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, psi की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा। अब डायमैग्नेटिज्म का हम देख रहे थे, तो द वैल्यू ऑफ B इज स्मॉलर इन द रेंज ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल दैन इट वुड बी इफ द मटेरियल वर बी एब्सेंट। ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म जो है वो एक्चुअली लेंज़ेस लॉ है। लेंज़ेस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजेस जो हैं वो लेंज़ेस लॉ है ना, वो EMF इंड्यूस करता है। तो ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, ये इतना आप फिक्रा उसमें लिख दें तो आप आंसर हो जाता है। ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज लेंज़ेस लॉ, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है ना अभी यहां से हमने शुरू किया था, इसका जो आंसर द ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज लेंज़ेस लॉ व्हेन फ्लक्स थ्रू एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज चेंज्ड एंड इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन सच अ डायरेक्शन एज टू अपोज द फ्लक्स चेंज। ठीक है, अब फिर जो क्लासिकल थ्योरी है इसकी डायमैग्नेटिज्म की, ये जो पहले भी हमने ड्राइव की, बस इधर वेरिएबल चेंज किए हैं, डिटेल में जाके की है, तो इसको भी आप देख लें, हो सकता है इसमें से भी कोई क्वेश्चन यहाँ आपको समझ नहीं, पहला उधर आई डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की है। ये इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, उसका रेडियस r है। कंसीडर इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, तो फिर इसकी जो फोर्स आएगी दैट विल बी mr ओमेगा नॉट स्क्वायर। और ये तो था कि जब आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया, अब जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो अब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से उसकी वैल्यू अगर डेल्टा बी हो तो वो इफेक्ट होगी उसकी मोशन, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इफेक्ट होगी। इफ ए मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी इज टर्न्ड ऑन, इट अज्यूम इफेक्ट्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो कितनी इफेक्ट होगी। अब फोर्स की वैल्यू देखें, हम बात कर रहे थे कि जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो फोर्स है ये इफेक्ट होगी, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी इफेक्ट होगी। तो उसका आपने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B, तो ये परपेंडिकुलर जब हो V और B तो फिर वो sin 91 होता है, इसलिए QV डेल्टा B लिखा हुआ है हमने, ये फैक्टर भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वो हम देखते हैं क्या होगी। अब जो ये F था ना, F, इस F की जगह हम ये वैल्यू अगर प्लग कर दें इस तरह से, यानी उसमें M जो है mr ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे F की जगह, mr ओमेगा स्क्वायर, राइट साइड पे तो इफेक्टेड है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, mr इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है, ये वैल्यू यानी कि शिफ्ट कर ली है ना हमने, यहाँ ये ओमेगा स्क्वायर जो है इसके दो पार्ट्स हैं, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, यानी कि उसमें जो फर्क है, जो चेंज है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल। और ये राइट साइड पे भी ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यानी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी टर्म में V को लिख लिया ना, तो आपने V इज इक्वल टू R ओमेगा पढ़ा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन। तो V की जगह R ओमेगा आएगा, तो जो ओमेगा है उसकी इस जिस तरह इधर ये वैल्यू लिखी है उस ओमेगा की जगह भी ये वैल्यू आ जाएगी, तो V इज इक्वल टू R ओमेगा आया है, वो चीज लिखी है। उसके बाद हमने क्या किया है कि इस स्क्वायर को ओपन किया है, इधर तो ये ऐसी वैल्यू है, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू ली है, क्योंकि ओमेगा नॉट इज वेरी वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू दिस डेल्टा ओमेगा, ये वेरी लो वैल्यू है, और जब उसका स्क्वायर होगा और कम वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है, तो इसलिए ये वाला फैक्टर हमने छोड़ दिया। ये इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो ये जो लोअर फैक्टर है इसको हमने एमिट कर दिया। टेकिंग ओनली फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म अज्यूमिंग दैट, तो 2m r ओमेगा नॉट डेल्टा ओमेगा, ठीक है, यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर इज वेरी स्मॉल वैल्यू, सॉरी ओमेगा नॉट तो आएगा, ये वाली वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल है, इसको आप इग्नोर कर दें। बाकी इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, इस साइड पे आ जाए आप, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो की आर ओमेगा नॉट आ जाएगा लास्ट में, साथ ही डेल्टा बी भी आएगा। लेकिन जब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है क्यू आर और डेल्टा बी, और ये जो फैक्टर है इसने जब इधर मल्टीप्लाई होना है ना इससे, ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों कैंसिल हो गए, बाकी इधर ये वाला बच गया 2m r ओमेगा नॉट डेल्टा ओमेगा, और राइट साइड पे ये तो खत्म हो चुका है, तो ये टर्म आ जाएगी, साथ डेल्टा बी आ जाएगा, ठीक है, क्यू आर ओमेगा नॉट डेल्टा बी, तो ये डेल्टा वेरी स्मॉल है, ठीक है। और अब जो है ये चीज आ गई है, यहाँ पे आर से आपने कैंसिल कर दिया, ओमेगा नॉट को ओमेगा नॉट से आपने कैंसिल कर दिया, तो ये जो डेल्टा ओमेगा है इसकी वैल्यू क्यू डेल्टा बी ओवर 2m आ गई। तो ये वही सी चीज है जो हमने पहले लिखी है, शुरू में हमने पढ़ी थी, उधर ओमेगा इज इक्वल टू ई बी ओवर 2m पढ़ा था, ठीक है, जब हमने सवाल का आंसर लिखा है। लेकिन यहाँ पे आपके पास इस चीज की डेरिवेशन भी आ गई है, ये मैंने इसलिए शामिल की है ये चीजें कि ओमेगा इज इक्वल टू ई बी ओवर 2m एसआई सिस्टम में, और जब सीजीएस सिस्टम में ये बात करें ओमेगा इज इक्वल टू ई बी ओवर 2m c, ठीक है, तो क्लासिकली द बी फील्ड विल मेक द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व स्लोअर। अब जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है वो स्लो हो जाएगी, ये इस इक्वेशन से पता चल रहा है, यानी जो चेंज आएगी ये चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसको शो कर रहा है कि कितनी चेंज आएगी, इसको हमने कैलकुलेट किया यहां से क्लासिकली। अब उसका डायमैग्नेटिज्म इफेक्ट, यानी कि जो इफेक्ट है ना इस चीज का, या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी, वो इफेक्ट उसका नाम है जी डायमैग्नेटिज्म। अब हम जानते हैं कि करंट फॉर्म बाय द लूप, करंट जो है वो किसके इक्वल है, चार्ज इनटू रेवोल्यूशन पर सेकंड, क्योंकि आपने करंट की डेफिनेशन ये करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज ओवर टाइम होता है, तो यहाँ पे ये टाइम की बात हो रही है, रेवोल्यूशन पर सेकंड का मतलब है कि एक रेवोल्यूशन करने के लिए जो टाइम है वो है, चार्ज की जगह हमने क्यू लिख लिया, और जो रेवोल्यूशन पर सेकंड है वो ओमेगा ओवर 2 पाई आ गया हमारे पास। ये ओमेगा जो है टाइम पीरियड से लिंक करता है ना, इसलिए ओमेगा ओवर 2 पाई आ गया, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ओमेगा इज इक्वल सॉरी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, तो यहाँ एफ की जगह 2 पाई आप लिखेंगे ओमेगा, तो वहां से ये वैल्यू इसलिए यही आएगी। अब इसमें चेंज जब देखेंगे तो डेल्टा का वर्ड इधर भी लगा लेंगे, इसके साथ भी ओमेगा के साथ भी डेल्टा लगा लेंगे, तो अब डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आप प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं, ये वाली, ये उधर पुट कर दें आप, ठीक है, ये इसकी वैल्यू लगा देंगे तो ये सिचुएशन होगी। अब Q का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड्स ले लें, करंट की मैग्नीट्यूड जब लेंगे आप तो ई स्केयर ई बी ओवर 4m पाई 4 पाई m आ जाएगा। ये है जी एसआई सिस्टम में। जब सीजीएस सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सी भी साथ आ जाएगा। अब देखना है जी मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा इसका। जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो करंट इनटू एरिया ऑफ लूप होता है। तो करंट तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया जी, ये करंट आ गई हमारे पास, और जो एरिया है यहाँ पे प्रीवियस टॉपिक जो किया हमने किटल की बुक में, उसमें वो राव स्केयर था, यहाँ पे बीटा स्केयर लिख लिया है, पाई आर स्केयर होता है ना, तो आर की बजाय यहाँ पे बीटा आ गया तो पाई बीटा स्केयर आ जाएगा। तो ये ई स्केयर डेल्टा बी
बीटा स्क्वायर ओवर 4m, यानी ये अप्लाइड फील्ड की इफेक्ट्स हैं, ये चार्ज की वैल्यू है और ये बीटा जो है ये रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, तो 4 और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फर्दर इस चीज को आप देखें, फ्रॉम एन एटम जिसमें z इलेक्ट्रॉन, एक की वजह z इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा कि माइनस जी स्क्वायर, बाकी के वही फैक्टर हैं। और यहाँ पे बीटा आपको पता है ये सर्कल के अंदर दो चीजों पे x और y पे डिपेंड कर रहा है, दो फैक्टर है। 2D के अंदर बीटा इज द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन लूप, x स्क्वायर y स्क्वायर के मीन स्क्वायर वैल्यूज है। तो अगर 3D की बात करें तो वहां पे रेडियस ऑफ द 3D इलेक्ट्रॉन शेल, उसको इस तरह से लिखेंगे। तो स्फेरिकल सिमेट्री को कंसीडर करें, फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे साई स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी r स्क्वायर 3/2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आई है कि अगर आप इस वाई स्क्वायर की जगह भी एक्स स्क्वायर पुट कर दें तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाता है। वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप लगाएंगे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो r यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, आपके पास 3/2 बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो इस वैल्यू को आप उधर शामिल कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम विद z इलेक्ट्रॉन, ये अलग भी एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन आपको पूछी जा सकती है, माइनस जी स्क्वायर इधर r स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने एक्चुअली उसकी वैल्यू लगा दी है ना, इधर इस बीटा की वैल्यू लगा दी है आपने, ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये है r स्क्वायर की टर्म में, वो 2m की बजाय 6 या 4m था तो अब 6 हो गया, वो कांस्टेंट की सिंप्लीफिकेशन हुई है। तो डायमोनेटिक सस्पेसिबिलिटी क्या होगी, इस चीज को आप जो है बी फील्ड से डिवाइड कर दे पर यूनिट वॉल्यूम, तो म्यू नॉट एन म्यू ओवर डेल्टा बी, तो ये n जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे तो आपको पास ये क्लासिकल लैंग्वेज रिलेशन फॉर डायमैग्नेटिज्म आ गई है। इस तरह से भी आप ड्राइव कर सकते हैं, ये से आप और आसानी हो गई होगी आपके लिए। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। आपके ग्रुप बना हुआ है मेरे साथ पार्ट 2 का, ठीक है, SSP2 के लिए, तो उसमें मैं आपको नोट्स भी शेयर कर देता हूँ कुछ, और ये चीजें भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन भी उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा, उधर से आप देख लीजिएगा। ओके, अब तक के लिए इतने काफी है। नेक्स्ट में हम जो है वो क्वांटम थ्योरी या फेरोमैग्नेटिक के लिए पैरामैग्नेटिक के लिए जो क्लासिकल थ्योरी है उसको देखेंगे, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे अब, ताकि क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो। ये तैयारी है, ये आपने तैयार करना सारा, लिख के इसको याद करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे पेपर में कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, जस्ट ये ना इसको ले, मैं इसकी आपको जो अलहदा आपका ग्रुप बना हुआ है ना SSP2 का, उसमें आपको मैं ये प्रेजेंटेशन भी सेंड कर देता हूँ। ओके, उससे आप फिर देख के लिख सकते हैं, लेक्चर भी आपके पास आ जाएगा और प्रेजेंटेशन भी सेंड कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।